हेलो एवरीवन। आज उपाय की ये 10th क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। और छोटी क्लास रहेगी आज की, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और फिर उसके बाद का उसके क्या क्या उसके बाद में उसके घटक दल बने। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। छोटी क्लास है और ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं है, तो फटाफट ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। पिछली क्लास में जो हमने देखा वो क्या देखा था हमने कि किस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बन गई थी, फिर आईएनए बन गई थी, है ना। और उसके अलावा जैसे लैंडलॉर्ड सोसाइटी बन गई थी, उसके बाद में इस तरह से बहुत सारी सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बन गई थी। इस तरह से छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। पर ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती, कोई बंगाल में काम कर रही थी, कोई आ, अपने बॉम्बे में काम कर रही थी, तो कोई मद्रास में काम कर रही थी। तो इस तरह से छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। बट कोई एक पूरे ऑल इंडिया पे कोई एक ऐसी ऐसी संस्था नहीं थी जो भारत में पूरे ऑल इंडिया लेवल की हो और वो अंग्रेजों को भारत भेजने में सक्षम हो या अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो। तो इस तरह की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बड़ी संस्था नहीं थी। तो तब जाके कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। आगे से मैं इसको कांग्रेस ही बोला करूँगा, ठीक है। तो आईएनसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आप सिर्फ कांग्रेस भी बोल सकते हो आगे से, ठीक है। तो हुआ कैसे, इसकी स्थापना कैसे हुई। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना हुई। कहाँ पे, बॉम्बे में। और 72 लोगों ने इसको अटेंड किया। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ इसका कि जैसे कि मान लो कि मैं चाहूँ कि आज हम लोग एक नई संस्था खोलेंगे और मैं जाके और बम्बई में बोलूँ कि आ जाओ नई संस्था खोलेंगे जिसमें कोई एक मुद्दे को लेकर कि हम उस मुद्दे पे भारत में काम करेंगे, तो ऐसे 72 लोग आ जाए मेरे लिए, है ना। तो इस तरह की एक संस्था खोली। सब एजुकेटेड हायर हायर क्लास लॉयर्स वगैरह, उस टाइम के जो मोस्ट एजुकेटेड लोग थे, उन सब ने सोचा कि हम लोग भी अपना अपना कुछ कुछ योगदान देना चाहते हैं भारत की स्थिति सुधारने में। तो ऐसे 72 लोग उसमें पहुंच गए, उस कॉन्फ्रेंस में, जिसको आईएनसी का नाम दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना किसने की थी, ए ओ ह्यूम। ये रे ए ओ ह्यूम भाई साहब, देख सकते हो आप। अंग्रेज थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इस इनके इन्होंने इस जो ये कॉन्फ्रेंस हुई फर्स्ट, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे इसके, आईएनसी के, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ये रहे डब्ल्यू सी बनर्जी, देख सकते हैं आप इधर डब्ल्यू सी बनर्जी को। तो मतलब इसकी स्थापना तो किसने की, कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की। और फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट कौन बने, डब्ल्यू सी बनर्जी। और ए ओ ह्यूम ने स्थापना भी की और ये इसके फर्स्ट जी सैक बने। जी सैक मतलब जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये एक इसका मोटा मोटी आइडिया है। स्थापना किसने की, स्टार्ट किसने किया, ए ओ ह्यूम ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, डब्ल्यू सी बनर्जी। कहाँ पे पहली कॉन्फ्रेंस हुई इनकी, मुंबई में। बॉम्बे जब बोलते थे मुंबई को। और कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 72 ने, 72 ने। और कब हुई थी ये, तो 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर साल एक एनुअल सेशन करेंगे, ठीक है। हर साल हम दिसंबर में मिला करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री मिला करेंगे, मतलब एक ही जगह नहीं, अलग अलग पार्ट में। जिससे कि हम लोग जैसे 72 अगली बार और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग पार्ट में, जैसे इस बार मुंबई में मिले तो अगली बार मद्रास में मिलेंगे, या बनारस में मिलेंगे, या सूरत में मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे मिलेंगे, जिससे वहाँ के लोगों को भी हम लोग मोबिलाइज कर सके, वहाँ वहाँ के लोगों से मिल सके, वहाँ पे अपने आइडियाज़ को रख सके। तो डिफरेंट पार्ट में जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे। तो ये था इनका मकसद। क्या था कांग्रेस का मकसद, क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी क्यों थी। कि इनका मकसद था कि हमारा जो इंडियन यूथ है उसको हम थोड़ा ट्रेन करेंगे। उसको वो सजग ही नहीं है कुछ चीज़ों के लिए कि ब्रिटिशर्स कितना लूटपाट मचा रखे हैं सब कुछ। तो उसको एक तरह से पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या क्या है, ये तो बताएं। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, तो यूथ आगे ही नहीं आ रहा था। कुछ लोग थे बस एजुकेटेड लोग, वो अपनी कुछ कुछ चलाते रहते थे, छोटी छोटी संस्था। तो ये कांग्रेस ने सोचा कि हम इन सबको, जो यूथ हमारे देश का, जो हमारा युवा है, उसको थोड़ा पॉलिटिकल एजुटेशन। पॉलिटिकल आपको पता है, मैं पहले बता दिया, सोशियो होता है, एक रिलीजियस होता है, एक पॉलिटिकल होता है। सोशियो मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, रिलीजियस मतलब रिलीजन से रिलेटेड, और पॉलिटिकल मतलब जैसे राजनीति से रिलेटेड। जैसे अंग्रेज हमारे पे राज कर रहे हैं तो ये गलत है, हमको अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए। तो इसके खिलाफ हम लोग लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे, ट्रेन करेंगे।
और हमारे देश में एक पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उससे पहले तक कोई लोग सोचते ही नहीं थे, कोई सोचने के लिए रेडी नहीं था कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है देश में, खराब हो रहा है, अंग्रेज लूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कोई सोचते नहीं थे। अब हम लोग एक पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, ठीक है। एक मुद्दा लेंगे, उस मुद्दे पे पूरे देश में भ्रमण करेंगे। जैसे कि मान लो कि उनको लगा कि भाई जो हमारे जो देखो, अभी अभी भारत में सारे कलेक्टर कौन है, हिंदुस्तानी है, ठीक है। कलेक्टर या जो भी आप बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, जो आईएएस ऑफिसर है, सपोज करो ये सारे बाहर की कंट्री के होंगे। तो आपका तो जैसे आप नागपुर में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं जहाँ पे, तो अगर वहाँ का कलेक्टर ही आपका आपके देश का नहीं होगा तो वो तो बाहर का विदेशी होगा, तो वहाँ की सोचेगा, ठीक है। पर पहले क्या था, पहले के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कहाँ के भी हो, वो अपने मस्ती में मस्त थे, थोड़ा बहुत मिलता था उससे गुजारा करते थे। पर कांग्रेस ने सोचा कि लोगों को सजग करना पड़ेगा, नहीं हमको यहाँ के ही लोग चाहिए, इंडियन सिविल सर्विसेज में यहाँ के लोग चाहिए। तो उसके लिए क्या करते थे, इधर उधर जाते थे, सेशन इधर कभी एक सिटी में करते थे, कभी दूसरे में, और लोगों को मोबिलाइज करते थे वहाँ पे कि क्या क्या हमारे इंटरेस्ट है, हमारी जनता को एक तरह से, ठीक है। तो ये इसके एम थे आईएनसी के, ठीक है। अब जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 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 बन गई, आईएनसी बन गई, तो इसमें दो फेज आए, ठीक है, दो इसके भाग बने। पहला फेज जब ये स्टार्ट हुई तब से उसको बोलते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज, नरमी वाला फेज। मतलब जैसे ही बनी कांग्रेस तो इन्होंने कोई अटैक नहीं किया ब्रिटिशर्स पे, इन्होंने क्या बोला कि भाई नहीं ब्रिटिशर्स आप ठीक हो, आप हमारे देश में राज करो, हमको कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारी भी माननी पड़ेगी, हमारे देश के लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा भला तो आपको करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे नहीं नहीं करेंगे, जाओ। तो ये क्या करते थे, उसके खिलाफ थोड़ा बहुत आंदोलन करने के लिए पीपीपी मेथड था इनका, पीपीपी। प्रेयर करते थे उनके सामने, पहले अनुनय विनय करते थे कि लाइक हाथ जोड़ लिया या जाके उनके साथ में मीटिंग कर ली कि हमारे मान जाओ हमारी बात। फिर अगर नहीं मानते थे तो पिटीशन फाइल कर देते। पिटीशन क्या होता है कि आप राइटिंग में एक तरह से पिटीशन फाइल करके लोगों से साइन वाइन करा के कि देखो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ इसको करो, मतलब बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत है। तो प्रेयर, फिर दूसरे पीछे पिटीशन, और तीसरा क्या है, अगर फिर भी ये दोनों चीज़ ना माने तो प्रोटेस्ट करेंगे हम। और प्रोटेस्ट कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारी जनता को लेके आ जाएंगे, 20-50 लोग मिलके, गांधी जी की तरह नहीं था कि गांधी जी जाते थे तो लाखों लोग पीछे चलते थे, ऐसा नहीं। बस 20-50 लोग आ गए, छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर दिए कि सर मानना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हमारी मांगे पूरी करो, समथिंग समथिंग ऐसा करके। तो देखो इनकी ये तीनों मेथड थे, आप देख सकते हो कई हल्के मेथड थे, अंग्रेज मानने वाले थे क्या हाथ वाथ जोड़ने से। तो ये इनके मेथड थे पीपीपी, किसके, मॉडरेट फेज वाले लीडर्स के। मेन लीडर कौन से थे, ये खुद डब्ल्यू सी बनर्जी जिन्होंने स्थापना की, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ठीक है, आर सी दत्त और फिरोज शाह मेहता, ये मेन नाम है उस टाइम के लीडर्स का। तो इनको सबको, इन सारे लीडर्स को, इस फेज को, इनको बोलते हैं नरम दल, मॉडरेट दल, ठीक है, मॉडरेट फेज, नरमी वाला फेज। देखो अंग्रेजों के लिए तो कुछ इन्होंने दिक्कत की नहीं, ना किसी को मारते थे, ना पीटते थे, ना लोगों को लेके आते थे, बस अपने मस्ती में थोड़े से लोग आते थे, पहले प्रेयर करते थे, फिर पिटीशन दे देते थे, फिर भी नहीं मानते थे, छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर देते थे। तो एक नरमी वाला दिन था। लगभग कितने 20 साल तक ये सब चला, ठीक है। लोगों ने देखते गए इनके साथ में और भी कुछ गर्म वाले लोग आए, गर्म खून वाले, कि ये क्या नाटक चल रहा है तुम लोगों का, है ना, तुम लोग ये सब क्या चला रखा है आप लोगों ने, कि कुछ मतलब आ, ये उनके आगे हाथ जोड़ देते हो, उनके आगे पिटीशन फाइल करते हो, वो मानते हैं नहीं तुम्हारी बात, ठीक है। तो उसके बाद में मैं इसको पहले बात पढ़ा देता हूँ। तो इस इनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया, इनके खिलाफ बोलने लग गए लोग, ठीक है। तो ये जो पीपीपी मेथड था, प्रेयर पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, ये लोगों ने क्रिटिसाइज करने लग गए कि ये अंग्रेजों को हटाने के लिए सक्षम नहीं है, आप कितना करोगे इससे, अंग्रेज तो आपकी बात ही नहीं मानेंगे, तो इनएडिक्वेट है, ठीक है। फिर आप पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस, मासेज मतलब आपको समझ में आता है, मास, मास मतलब बहुत सारे लोग, आप बहुत सारी जनता को तो लेके चल ही नहीं रहे हो, आप तो अपना एक पिटीशन छोटा मोटा अपने 2-4 आदमी जाते हो और वो पिटीशन साइन करके और वहाँ पे दे के आ जाते हो, आप मास को थोड़ा ना लेके जा रहे हो। जैसे गांधी जी का जो होता था ना, दांडी मार्च चलाया तो पूरा देश में छोटा छोटा बच्चा दांडी मार्च में बाहर निकल गया। जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो बच्चा, किसान, हर कोई अपने बाहर निकला। जब उन्होंने बोला कि बाहर की वस्तुओं को त्याग दो, उनको जला दो, तो पूरा देश जलाता था। तो उससे अंग्रेज भयभीत होते थे। पर वो कब हो सकता है, जब पूरा देश उसमें, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करे, पूरा मासेस, है ना, तो मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है।
पर इनका क्या था, ये तो बस कुछ लोग जाते थे और उससे तो कुछ होता नहीं था, ठीक है। तो ये एक तरह से लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस था, कौन से, नरम दल वाले टाइम पे, ठीक है, मॉडरेट फेज में, ठीक है। और मेनली क्या था इसमें, बहुत हाईली एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों ने कांग्रेस को स्टार्टिंग में खोला था। और वो लोग ज़्यादा मतलब उसी तरह के लोग थे, नीचे वाले तबके से कोई मतलब ज़्यादा था नहीं, और वो अपने अपने लॉयर वॉयर थे तो अपने पिटीशन वगैरह फाइल करते रहते थे, ठीक है। मासेस मेनली प्लेड ए पैसिव रोल ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज। मासेस का ज़्यादा यूज़ नहीं है। मासेस, फिर मैं बता दूं, ज़्यादातर लोगों के समूह को मासेस बोलते हैं। जैसे कि अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो आप लोग पता नहीं उस टाइम पे कहाँ थे, या आपकी एज भी नहीं हुई होगी ज़्यादातर की। तो अन्ना का आंदोलन जो करप्शन के खिलाफ उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान पे किया था, तो पूरा देश एक तरह से साथ में आ गया था, और एक तरह से गवर्नमेंट तक हिल गई थी, और गवर्नमेंट गिर भी गई उसके बाद में 2014 में। उसमें अन्ना के आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो एक तरह से देखो, जब मास सामने आता है ना, मासेस मतलब पूरी जनता साथ में आती है, तो बहुत बहुत कुछ चेंज हो सकते थे। पर इनके टाइम पे जनता पैसिव रही। एक्टिव और पैसिव मतलब दोनों विलोम शब्द है। एक्टिव मतलब सही में पार्टिसिपेट लेना अच्छे से बढ़ चढ़ के, पैसिव मतलब बस देखते रहे, ठीक है। तो ये इस टाइम पे देखते रहे बस। और इस टाइम पे फिर राइज हुआ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का। थोड़े गर्म खून वाले लोग, गर्म दल, पहले नरम दल वाले लोग थे, फिर थोड़े गर्म दल वाले लोग आने लग गए उभर के। उनमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ठीक है। इन तीनों को क्या बोलते हैं, देखो इनकी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल, ठीक है। तो लाल, बाल, पाल, ये तीनों कौन से थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। और अरविंदो घोष भी एक साथ में नाम है, ठीक है। तो ये लाल बाल, तो इस इन्होंने, ये भी इनके साथ ही, कांग्रेस के साथ ही काम करते थे। पर इनका क्या था कि इनका एक मेंटेलिटी था कि भाई नहीं, जो ये नरम दल वाले, मॉडरेट फेज वाले लोग जो काम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, हमको थोड़ा बड़े लेवल पे कुछ काम करना पड़ेगा, लोगों को साथ में लेके आना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कुछ बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। और इतना उनके साथ में पिटीशन, प्रेयर, हाथ जोड़ के अंग्रेज नहीं मानने वाले, तो इनको तो थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तो मॉडरेट फेज का खात्मा होता है, उसके बाद में फिर जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, जिसको गर्म दल के रूप में भी जाना जाता है, तो उसकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ना। उसके बाद में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो 20 साल तक इन्होंने जो काम किया, मॉडरेट वालों ने, जो नरम दल ने काम किया, उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़े बहुत फ़ायदे हुए उसके भी, 20 साल जब तो उन्होंने काम किया ना, तो थोड़े बहुत फ़ायदे हुए। वो फ़ायदे क्या क्या थे, एक तो क्या था कि पूरा देश एक एक तरह से सोचने लग गया कि हम एक ही कंट्री के। ये लोग क्या करते थे, एक एक बार सूरत में कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर दूसरी बार बनारस में जाते थे, फिर अगली बार मद्रास में जाते थे। तो हर जगह जाते थे, हर जगह 500 लोग जाते थे, वहाँ भ्रमण करते थे, उनके गाँव में जाते थे। तो ऐसा लगता था पूरा देश एक ही है। ऐसा नहीं कि ये मराठा हैं, ये बंगाली है, इस तरह से नहीं, पूरा देश एक ही है। तो एक मतलब बिलोंगिंग ऑफ वन नेशन स्टार्ट हो गया इस टाइम पर, ठीक है। तो ये जब वननेस आई ना पूरे देश में कि हम तो सब एक हैं, है ना, तो लोगों ने फिर बाद में जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, गांधी जी आए बाद में, सब कुछ हुआ, तो सब मतलब उसके लिए बेस बना दिया इन्होंने, बेस क्रिएट कर दिया आगे के नेशनल मूवमेंट के लिए, ठीक है। नेशनल मूवमेंट जो आगे मतलब आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने एक बेस बना दिया, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट आया, एक एक्ट बना था, मतलब आप सिर्फ एक्ट के नाम याद रखिए, मैं बाद में ये सारे एक्ट्स को एक बार एक लिस्ट में वापस से बताऊंगा। एक एक्ट बना, इंडियन काउंसिल एक्ट, कौन से ईयर में, 1892 में। ये कांग्रेस बनने के 7 साल बाद में, ठीक है। उसमें इन लोगों ने जो ये पिटीशन उटिशन फाइल करते थे, प्रेयर करते थे या प्रोटेस्ट करते थे, छोटे मोटे नरम दल वालों ने, तो इनकी थोड़ी बहुत बातों को मान लिया गया इस एक्ट के अंदर। तो इसमें क्या क्या कर दिया गया था, जो लेजिस्लेचर थी, मतलब जो कानून बनाती थी भारत के लिए, ठीक है, जो भारत के लिए कानून बनाती थी, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ले आए। पहले क्या होता था, पहले कैसे होता था, जैसे कि आज भारत का लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कौन है अपना, मान लो लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग चुन के भेजते हैं ना उन सब लोगों को, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर देती है सबको, गवर्नमेंट देती है फरमान कि ये मेरे मतलब ये मेरे चाचा का लड़का है, ये फूफा का लड़का है, और इनको अपॉइंट कर देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, हम लोग चुन के भेजते हैं सबको, ठीक है। कुछ लोगों को वो इलेक्ट करते हैं, एक दो दो लोकसभा में और कुछ 12 उसमें राज्यसभा में, ठीक है। पर मेजोरिटी लोगों को हम लोग ही इलेक्ट करके भेजते हैं। तो सारे के सारे नॉन ऑफिशियल लोग ही अब इस टाइम पे देखोगे तो। ऑफिशियल होता है जब गवर्नमेंट खुद चूज करती है साइन करके कि मैं 50 लोगों को साइन कर रही हूँ, ये कल से आपके कानून बनाएंगे, इसको बोलते हैं ऑफिशियल लोग,
है ना, ऑफिशियल। और नॉन ऑफिशियल होता है जिसको जनता चूज करती है, मतलब हम, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं चूज कर रही है। तो पहले क्या थे, सारे कानून ऑफिशियल लोग ही बनाते थे, मतलब जो वायस रॉय था, और वो लोग ही चूज कर लेते थे कि ये 20 लोग हैं और ये लोग कानून बनाएंगे भारत से रिलेटेड। पर उसके बाद में ये जब एक्ट आया 1892, इसके बाद में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी लाना स्टार्ट कर दिया, मतलब बाहर के लोगों को, जो गवर्नमेंट नहीं चूज करेगी, दूसरी संस्थाएं चूज करेंगी या लोग चूज करेंगे, धीरे धीरे लोगों तक भी पहुंचेंगे। ठीक है। और ये जो लेजिस्लेचर है, जब ये चूज होके आ जाएगी, नॉन ऑफिशियल लोग भी उसमें आ जाएंगे, तो ये थोड़े बहुत बजट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। जैसे आज बजट आता है, आप लोगों ने बजट की कभी पता नहीं प्रोसेस देखी या नहीं देखी है। जब निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करती है, तो उसके बाद में क्वेश्चन आवर होते हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी खड़ा होकर क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, उसके अलावा दूसरे लीडर्स भी हैं, वो भी क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं ये बताओ आप ये पैसा कहाँ से लाओगे, ये बताओ इस वाले नरेगा में पैसा क्यों नहीं दिया आपने, ये बताओ कि इसमें क्या आपने दिया। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, या पिछले साल जो आपने पैसा लगाया था इतना सारा बजट में, वो पैसा गया कहाँ पे। तो इस टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर अंग्रेजों के टाइम पे वो कितना भी खर्चा करे बजट में, कहाँ पे भी जाए, कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था उनसे। पर इस एक्ट के बाद में अंग्रेजों से क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक, तो ये दो बड़ी विशेषताएं थी। ये सारे क्यों हुआ, अंग्रेज खुद से तो करेंगे नहीं, खुद से तो लोगों को, मतलब वो तो क्या चाहेंगे कि भाई हम लोग चूज कर लेते हैं, इतने लोग कानून बनाएंगे और हमारे बजट के बारे में कोई क्वेश्चन मत करो। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा, मॉडरेट्स ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा मतलब इन पे, मतलब एक तरह से थोड़ा सा प्रेशराइज किया अंग्रेजों को। ठीक है। अंग्रेज भी छोटी मोटी बातों को मान जाते थे, उनको लगता था अगर बात नहीं मानेंगे तो लोगों का गुस्सा और फूट जाएगा और हमको फिर बड़ा भारी नुकसान होगा, तो इसलिए छोटी छोटी बातों को मानते थे। फिर इनका एक बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है, इनका ड्रेन थ्योरी दी दादा भाई नेहरू ने। ठीक है। ड्रेन थ्योरी क्या बोलती थी, ड्रेन क्या होता है आप लोगों को पता है, पानी, जैसे पानी होता है, पानी एक जगह होता है, और पानी मतलब मान लो कि आपने पानी इकट्ठा किया कहीं पर। ठीक है। बहुत सारा पानी आपने जैसे आपके खेत में इकट्ठा किया, और खेत के चारों तरफ आपने वो एक छोटी छोटी मिट्टी की दीवार बना दी, सपोज करो। ठीक है। और अचानक से उसकी खेत की मिट्टी की दीवार एक जगह से ढह गई। ठीक है। या नीचे से सुराग हो गया, तो आपका पानी क्या हो जाएगा, सारा सारा ड्रेन हो जाएगा उसमें से, मतलब पानी पूरा पूरा निकल जाएगा और धीरे धीरे वो खाली हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे भारत के साथ थी। हमारे भारत के देश में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारे रिसोर्सेज, सब कुछ थे। पर अंग्रेजों ने क्या किया, एक जगह से ड्रेन स्टार्ट किया और पूरा पूरा हमारा लूट के लेके चले गए। तो एक तरह से हमारे जो रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे अंग्रेजों ने ड्रेन कर दिए। ठीक है। सारे के सारे। तो इसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी, किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने। और फिर ये थ्योरी पूरे देश में बहुत पॉपुलर हो गई। ठीक है। ये जहाँ पे भी जाते थे ये सब बताते थे कि देखो सारा हमारा पैसा सारा लूट के ले गए, सारी ड्रेन कर दी लोगों ने। ठीक है। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म इनका स्टार्ट हो गया ब्रिटिशर्स का। तो इनका 3 महत्वपूर्ण बड़े योगदान मैंने लिख दिए हैं। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या देखा, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, 2 फेज स्टार्ट हुए, एक मॉडरेट फेज और एक एक्सट्रीमिस्ट फेज। आज मॉडरेट फेज पर पढ़ रहे हैं, कल एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ेंगे हम लोग। मॉडरेट फेज लगभग 20 साल तक चला। 20 साल में उनके मेन मेथड क्या था, पीपीपी। उनके मेन लीडर कौन थे, ये बनर्जी साहब, दत्त साहब, मेहता साहब और गोखले साहब। ठीक है। और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, मेनली उन्होंने अपना हमारे देश को एकजुटता का भाव दिया। उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लागू करने में मतलब उनका रोल था। और ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी, जिससे लोगों ने समझा कि हमारे देश का पैसा तो ये लोग लूट के ले जाए। ऐसा नहीं है, छोटी थ्योरी नहीं है, इस पर पूरी पूरी बुक है। ठीक है। तो अच्छे से लोगों को समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। और फिर पर ये सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं थी, तो इसलिए इन लोगों का क्या चलने लग गया, प्रोटेस्ट चलने लग गया कि भाई ये आप लोग जो मॉडरेट नरम दल वाले लोग कर रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा, बड़ा चीज़ करना पड़ेगा। और किसका उदय हुआ, एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, गरम दल वाले लीडर्स का, लाल बाल पाल अरविंदो घोष का जन्म हुआ। जन्म तो पहले से हो गया था, मतलब इंडियन कांग्रेस में उन्होंने अपना मतलब एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गए। और फिर धीरे धीरे मॉडरेट फेज से किसकी तरफ शिफ्ट हो गई कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट फेज की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है। और तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। ठीक है। अब 2 लीडर बड़े आए इनमें, एक तो आया गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तो इतना ही ज़रूरी है इनके लिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी और दादा भाई नेहरू जी। तो इनके बारे में मैंने, क्योंकि क्वेश्चन पूछते रहते हैं, छोटा छोटा इनका डिटेल लिख दिया। गोपाल कृष्ण गोखले जी, आपको शक्ल दिखाई दे रही होगी,
ठीक है, हाईली एजुकेटेड बंदे थे, मॉडरेट के लीडर थे। मॉडरेट लीडर मतलब वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, नरम दल के लीडर थे। और कांग्रेस हर साल अपना एक सेशन करती थी। उस सेशन क्या करती थी, देश के अलग अलग भागों में करती थी। आज इस बार दिसंबर में मान लो जयपुर में इकट्ठे हो गए, अगली बार दिसंबर में दिल्ली में इकट्ठे होंगे, उससे अगली बार नागपुर में इकट्ठे होंगे। और हर बार उनका एक प्रेसिडेंट होता था, है ना। तो प्रेसिडेंट जो ये भी एक बार प्रेसिडेंट बने थे 1905 में। जो सेशन हुआ था बनारस का सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन है, कल बताया जाएगा इसके बारे में। जब बनारस में सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो ये उसके प्रेसिडेंट बने थे एक बार। और ये गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, मतलब गांधी जी इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और गांधी जी ने इनके लिए एक किताब भी लिखी थी, धर्मात्मा गोखले नाम से किताब, गुजराती में, ठीक है। गांधी जी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते। इन्होंने एक सोसाइटी खोली थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में। और मतलब इंडियन एजुकेशन को एक्सपेंशन के लिए, और भी बहुत सारे काम करती थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लोगों की मदद के लिए, प्लेग में इधर उधर जो भी महामारी आती थी उनमें ये हेल्प करते थे, ठीक है। और इन्होंने गोखले साहब ने 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स भी ओपन की, ठीक है। तो रनाडे स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब ये थोड़े से नाम याद रहने चाहिए, पूछ लेते हैं ना। और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी इन्होंने स्टार्ट किया, इसका नाम था द हितवाद। तो ये इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप लोग काफ़ी है आप लोगों के लिए। दादा भाई नेहरू जी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ग्रांड ओल्ड मैन, ठीक है, बहुत ही बूढ़े आदमी भारत के ऐसे हिंदी में मैंने बना दिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में यही पूछ लिया जाता है, वो वाज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू। पारसी आदमी थे नेहरू जी, लोग पारसी होते, जैसे रतन टाटा है पारसी, ठीक है, इस तरह से पारसी आदमी थे। और इन्होंने ज़्यादातर टाइम हमारा अपना विदेश में काटा, ठीक है। और ये इनके साथ में बड़ी तगड़ी चीज़ थी कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के, मतलब भारत की पार्लियामेंट के नहीं, ब्रिटिश की पार्लियामेंट के भी मेंबर रह चुके, मतलब वहाँ के भी नेता चुन चुके थे एक बार। तो ये एकमात्र थे, फर्स्ट ही, उसके बाद में भी लोग बने, पर ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ये बड़ी चीज़ थी। इन्होंने 2 सोसाइटियाँ खोली, एक या कंट्रीब्यूशन भी दिया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़े हम लोग। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने कहा लंदन में खोली, और एक लंदन इंडियन सोसाइटी भी वहीं पे खोले। तो ये रहते फॉरेन में थे और वहाँ की पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, पर ये भारत के लोगों की बहुत, क्योंकि ब्रिटेन तो राज करता था यहाँ पे, तो वहाँ की पार्लियामेंट में हमारे लिए बहुत आवाज़ उठाया करते थे वहाँ पे, कि नहीं आप लोग वहाँ पे जाके, और हमारी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत जुल्म कर रही है भारतीय लोगों पे, तो ये वहाँ पे रह के और भारत की बहुत आवाज़ उठाते थे वहाँ पे, ठीक है। और 2 सोसाइटीज़ खोली इन्होंने। ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, अंग्रेज़ों का एक कमीशन था कि भारत में जो भी खर्चा होता है उसके बारे में एक कमीशन है, तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर उसके भी मेंबर रहे, थोड़ी सी नॉलेज के लिए। और ये गोखले जी तो एक बार प्रेसिडेंट रहे, 3 बार प्रेसिडेंट रहे। 1886 में, मतलब दूसरे सेशन में ही हो गए थे, फिर 1893 और 1906 में, 3 बार। 1906 वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा उसके बाद। और इन्होंने ये ड्रेन थ्योरी दी, जो कि हमारा पूरा धन धान ये अंग्रेज लोग लूट के लेके जा रहे हैं। और इन्होंने 1901 बुक में एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ लेते हैं इसके बारे में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी, और उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी ड्रेन थ्योरी के बारे में, ठीक है। ड्रेन थ्योरी समझ में आ गई ना आप लोगों को, किस तरह से हमारा धन धान लूट के लोग लेके चले गए। तो ये दादा भाई नेहरू जी आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये चीज़ें हो गई कि किस तरह से ये और ये भी मॉडरेट फेज़ के आदमी है ना। ये भी बड़े ऐसे नहीं करते थे कि लाखों लोगों को साथ में लेके और प्रोटेस्ट करने लग गए। ये बस पार्लियामेंट में रहते थे, वहाँ अपनी आवाज़ रखते थे, ठीक है। तो मॉडरेट का काम क्या था, इन मॉडरेट का सबका, कि भाई लोगों को ज़्यादा भड़काओ मत, लोगों को नहीं करते थे कुछ भी, बट हाँ अंग्रेज़ों से अपनी अनुनय विनय करो, उनको पिटीशन दो, वो हमारी बात मान जाएंगे। पर कुछ लोग थे, बागी लोग, वो बोले यार ये नाटक कर रहे हो आप लोग, इस तरह से नहीं चलेगा, ये अंग्रेज लातों के भूत है, ये नहीं मानने वाले, तो हमको तो कुछ बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। और वहाँ से उदय हुआ लाल बाल और पाल का, और उन्होंने अपना अपना विद्रोह स्टार्ट किया कि नहीं, जो आप लोग 20 साल से करते आए ये सही नहीं है, अभी हमको थोड़ा सा बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ भी ऐसा, 1905 में क्या हुआ,
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और जो उस टाइम के वॉयसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने वो विभाजन का आदेश दिया। और उस टाइम पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो लाल बाल पाल थे, उनको मौका मिल गया। उनको लगा कि यार देखो, ये बंगाल का विभाजन तक कर दिए हैं और हम लोग इनको पिटीशन और फाइल वाइल कर रहे हैं कि भाई अन्य हाथ जोड़ रहे हैं कि मत करो मत करो, अब नहीं मानने वाले, हम लोग उनको साथ में लेके चलेंगे और इनको सब कुछ स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे पूरा पूरा, और इनको भगा देंगे भारत से, है ना। इनकी सारी चीज़ों को बॉयकट कर देंगे, इनकी शिक्षा को बॉयकट कर देंगे, और इनके कपड़ों को बॉयकट कर देंगे, सब कुछ यहाँ से हटा देंगे, और ये सब कुछ हम लोग जला देंगे, इनके कपड़ों उपड़ों को। इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट का फेज स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में धीरे धीरे आए एक बड़े लीडर जिनका नाम था महात्मा गांधी, और उन्होंने भी सेम ही टेक्निक्स अपनाई। उन्होंने कभी भी मॉडरेट वाला वो नहीं था, उनका कहना था कि नहीं ऐसे, मतलब उनके आगे हाथ वाथ जोड़ के नहीं होती आज़ादी। वो जाते थे, गांव गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार करते थे। और जब वो बोलते थे कि एक साथ बोलते थे पूरे देश में, तो सारे लोग सड़कों पे आ जाते थे। तो ये गांधी जी का फेज भी स्टार्ट होगा। तो अब हम लोगों ने मॉडरेट एरा पढ़ लिया है, उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट एरा पढ़ेंगे कल, और उसके बाद में गांधीयन एरा मिलेगा, और उसके बाद में हमारे देश को आज़ादी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्रम चलेगा इसके बाद में। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है हिस्ट्री की। थैंक यू वेरी मच।